नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि 20 लाख से कम के लोन है तो आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि 20 लाख के लोन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया होता है। अगर आपने लोन लिया है किसी विषम परिस्थिति के कारण, विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, या फिर कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति, पारिवारिक समस्या हो गई, कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया और लोन ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं और एजेंट आपको धमकी दे रहा है कि लीगल नोटिस आएगा, आगे का प्रोसेस होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसका निवारण होगा, कैसे होगा। और आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग किस शहर से कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी तो पता होना चाहिए ये वीडियो कहाँ के लोग कहाँ से देख रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है उसको मैं बता दे रहा हूँ। और हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो हमारी कॉल बुक करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। देखिए, लोन के प्रकार, लोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो या फिर कोई कीमती वस्तु गिरवी रखी हो, जैसे गोल्ड वगैरह रखा जाता है, या फिर कोई कीमती वस्तु या प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है वह लोन जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वह या फिर एफडी के अगेंस्ट में लोन है तो उसको सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। जैसे होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एफडी के अगेंस्ट में लोन हो गया, ऐसे लोन को भी सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई भी आपके केवल सिविल को, आपके बैंक को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को देख करके आपको लोन दे दिया जाता है, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो आज का जो टॉपिक है अनसिक्योर्ड लोन के बारे में है कि यदि आपके पास 20 लाख से कम का लोन है तो आपका केस डीआरटी में नहीं जाएगा। डीआरटी का केस लागू नहीं होता आपके ऊपर, क्योंकि बहुत बार हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं वो फोन करके बताते हैं, सर रिकवरी एजेंट कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, आपके घर को सील लगा दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, आपकी सामान की जब्ती कर ली जाएगी, सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आ जाएगा। तो आप लोग साफ साफ समझ लीजिए, 20 लाख से कम का लोन है तो आप ये केस डीआरटी कोर्ट में नहीं जाएगा, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा, 13(2) की नोटिस नहीं आएगी, आपकी कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, आपकी चल अचल संपत्ति जब्त नहीं होगी, आपके सामान को गिरवी, सामान को जब्ती नहीं की जाएगी। ये जो डराते हैं कि नहीं आपका लोन 20 लाख से उससे कम का लोन है, 20 लाख के ऊपर लोन है तो मैटर डीआरटी में जा सकता है, लेकिन 20 लाख से कम के लोन में डीआरटी में केस नहीं जाएगा, कोई सरफेसी एक्ट आपके ऊपर नहीं लागू होगी। होगा क्या, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे, पहले तो कंपनियां फोन करना शुरू कर देती हैं, तो एक फोन, दो फोन, एक दिन में 10-10 कॉल, 15-15 कॉल पे कॉल आती रहेगी। कॉल आने के बाद नोटिस का जो सिलसिला चलता है, नोटिस का मतलब होता है कंपनियां रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस की बौछार कर देती हैं। उसके बाद कोर्ट केस होता है। कोर्ट केस में क्या क्या केस होता है, सेक्शन 25 का केस होता है, चेक दिए हैं तो चेक बाउंस का केस होगा। अब तो ज्यादातर देख रहे हैं कि कलकत्ता में, अहमदाबाद में 316, 318 के भी केस कर देते हैं। 316, 318 का मतलब होता है जैसे पहले 420, 406 होता था, धोखाधड़ी का केस होता था, अमानत में खयानत होता था, उसी तरह उसी को बीएनएस की धारा में 316, 318 कर देते हैं। अब आ जाते हैं रिकवरी एजेंट। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो आप लोग का रिकवरी एजेंटों को लेकर के, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, फर्जी वालों की बात कर रहे हैं, दो कौड़ी के जो घूमते रहते हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, उनसे डरे घबराए नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर का डर पूरी तरफ से समाप्त कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया किसी विषम परिस्थिति के कारण, और इन्हीं रिकवरी एजेंटों के डर से बहुत सारे लोगों ने तो बहुत गलत कदम उठा लिए, और यहां तक कि कुछ लोग ऐसा कर लिए, एक लोन को चुकाने के लिए रिकवरी एजेंटों के डर से दूसरा लोन, तीसरा लोन, चौथा लोन, पांचवा लोन, लोन पे लोन लेते 10-10, 15-15 लोन में फंस गए केवल इन एजेंटों के डर से। तो क्यों डर रहे हो इनसे, फर्जी रिकवरी एजेंटों से? देखिए, जो जेन्युइन होगा, जिसके पास डीआरए का लाइसेंस होगा, सब डिटेल होगी, बैंक आईडी कार्ड होगा, विजिट लेटर होगा, डीआरए लाइसेंस, वो बदतमीजी से बात ही नहीं करेगा। और ये फर्जी वाले जो रिकवरी एजेंट है, जिसको मैं कह रहा हूं दो कौड़ी के भिखारी टाइप के जो होते हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर, जो अपने रिस्क पे आ जाते हैं, 10 दिन रिकवरी एजेंटों के साथ घूम लिया, अपने आप को रिकवरी एजेंट समझ लिए, जो इनको डीआरए का लाइसेंस का पता ही नहीं, डीआरए का फुल फॉर्म तक नहीं पता है कि डीआरए होता क्या है, इतना तक पता नहीं डीआरए होता क्या, और कर रहे हैं रिकवरी। तो ऐसे भी रिकवरी एजेंट है।
तो इनसे डरना नहीं है, 1% भी डरना नहीं है। और डर रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके मन के अंदर का डर समाप्त हो जाएगा। कोई भी रिकवरी एजेंट है, कौन है? आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, 3 पेपर है तो बात करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं बात करिए, निकालिए इनको बाहर, इनसे कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो इनके ट्रैप में फंसेंगे तो यहां तक कि आपके मन में गलत गलत विचारें आने लगेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके यहाँ रिकवरी एजेंट आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है कि वहां पे जाएंगे तो आईडी कार्ड, विजिट लेटर और डीआरए का लाइसेंस सबको डिटेल मांगेगा, और डिटेल उनके पास होते नहीं है तो डरेंगे। तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट भी, जिसको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, वो लोग के यहाँ जाने से भी डरते हैं, और कुछ के यहाँ तो वो डराते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट कब तक आपको डराएगा आपको पता है? जब तक आप डरेंगे तब तक डराएगा। जिस दिन आपका डर खत्म, या फिर आप डरना बंद किए, वो डराना बंद कर देगा, क्योंकि आपके अंदर का डर खत्म हो गया। आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता चले। आपके लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करके आप अपराधी नहीं हैं, आपका संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होता। आपके कोई मान सम्मान को खराब नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। लेकिन ये फर्जी रिकवरी एजेंट ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इनको इनकी भाषा में जवाब देकर के, अगर ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा ऊंची आवाज बात कर रहे हैं, तो आप 112 नंबर पे इनकी पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब आ जाते हैं, ये रिकवरी एजेंटों का हो गया, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, एकदम नोट कर लीजिए। अब आते हैं ये करते क्या कंपनियां और क्या कर सकते हैं। नोटिस देंगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, 316, 318 बीएनएस की धारा में नोटिस आती है। तो सबसे पहला काम आपको, कंपनी को आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अब मैं लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा। तो कंपनी को, आरबीआई की गाइडलाइन है, कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना, उनको अवगत कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक और एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को 5-6 पेज का एक मजबूत ड्राफ्ट, उसमें आपके एडवोकेट जो होंगे, आप नज़दीक की कोई भी एडवोकेट होंगे, या फिर हमारे माध्यम से भी, आप किसी के माध्यम से एक मजबूत लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। उसमें आपकी समस्याएं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, क्या है, क्यों ऐसी समस्याएं गई, और किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो आपको कंपनी को अवगत कराना, लीगल प्रायर नोटिस देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस नोटिस को दे के चुपचाप बैठ जाइए। उसके बाद कंपनी जो नोटिस देगी, उसके बाद होगा क्या? आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है। तो आर्बिट्रेशन में कई नोटिसें आती हैं। सोल आर्बिट्रेटर की नोटिस आएगी, सेक्शन 62 की, सेक्शन 17 की, प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी। ये लगभग 3-4 नोटिस आती है। तो आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। यदि आपने आर्बिट्रेशन की नोटिस आई, आपने उस पर आपत्ति कर दिया, इसका मतलब आप उससे सहमत नहीं है। आपने आपत्ति कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप सहमत नहीं है, तो उसके बाद भी अगर कंपनियां अवार्ड पास कर देती हैं, या फिर आपके एक पक्षी आदेश दे देती हैं, अवार्ड पास कर देती है, तो उसका जो अवार्ड पास होगा उसको भी शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है कि ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया मैं सहमत नहीं हूं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए कंपनी को कि आर्बिट्रेशन और कैंसलेशन एक्ट में साफ शब्दों में कहा गया आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होगी, मैंने इस पे आपत्ति दर्ज करा रखी है। अगर आपकी आपत्ति को रिकॉर्ड पे नहीं लेते हैं और अवार्ड भी पास कर देते हैं, एक पक्षी अवार्ड भी पास कर देते हो, तो उसकी वैल्यू ही शून्य है, समाप्त है, वो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करा सकते। और इसके बाद 2-3 नोटिसें आएंगी आर्बिट्रेशन की, आपको सबका ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप सहमत हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया सहमत हैं, आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने में आपकी सहमति है। आपने आपत्ति दी है तब तो ऑब्जेक्शन हुआ, अगर आप आपत्ति नहीं दिए इसका मतलब सहमत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आप पे लागू हो जाएगी। इसलिए आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन जरूर देना है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन देने के बाद अब आता है सेक्शन 25। तो सेक्शन 25, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे अकाउंट में ईसीएस लग रहा है, ईसीएस ऑटोमेटिक हिट हो रहा है, अकाउंट माइनस में जा रहा है, तो क्या करें, मैं अकाउंट को ईसीएस बंद करा दूं? तो साफ शब्दों में सुन लीजिए, आपको ईसीएस नहीं बंद कराना है। अगर आप ईसीएस बंद करा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपने बैंक को परमिशन पहले दिया, ईसीएस लगवाया, एक्टिवेट कराया, और आपकी नीयत खराब है, आप धोखाधड़ी करना चाहते हैं, इसलिए आपने ईसीएस को बंद कर दिया। तो आपको कभी भी सेक्शन 25 का जो ईसीएस ऑटो डेबिट हो रहा है उसको अपने अकाउंट से
इनएक्टिव नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर 316 और 318 में FIR भी हो सकती है। तो कभी भी ECS आपको बंद नहीं करना है। अकाउंट में माइनस हो रहा है, नहीं है रहा है, वो अलग मैटर है, इनएक्टिव हो जाएगा, अकाउंट नहीं कट रहा है, नहीं पैसे है, नहीं कटेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने ECS बंद करवा दिया, इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और ECS बाउंस होने के बाद आपके पास सेक्शन 25 का अगर नोटिस आता है, किसी एडवोकेट का नोटिस आता है, उसका रिप्लाई आपको एडवोकेट के माध्यम से जरूर कर देना है। और जरूर से जरूर नोटिस का रिप्लाई करने के बाद भी अगर कंपनी आपके ऊपर सेक्शन 25 का कोर्ट में केस कर देती है तो सबसे पहले आपके पास प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा। उसके बाद नहीं जाते हैं तो सम्मन आएगा। सम्मन मतलब होता है बुलावा पत्र, कोर्ट आपको बुला रही है। उसके बाद भी नहीं जाते हैं तो वारंट पे आएगा, BW आएगा, बेलेबल वारंट आएगा। फिर नहीं जाते हैं तो NVW आएगा, नॉन बेलेबल वारंट आएगा। उसके बाद भी नहीं जाते हैं तो आपको PO भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। तो आपके पास भी कभी भी सेक्शन 25 का केस आता है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, कहीं भी होता है, तो आप वहाँ पे एडवोकेट के माध्यम से आप वहाँ पे बेल करा लेते हैं। इसमें ज़्यादातर सेम डे बेल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा जघन्य अपराध नहीं है सेक्शन 25 का केस, तो उसमें सेम डे बेल हो जाती है। उसके बाद अगर जैसे आपका अभी 30 जुलाई की डेट है तो आप अब किसी एडवोकेट के माध्यम से, आप 30 जुलाई को नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप एडवोकेट के माध्यम से आगे की डेट के लिए प्रोसेस करा सकते हैं। उसके बाद आप जा करके वहां पे बेल करा लेंगे। ये होती है प्रक्रिया। और उसके बाद सेटलमेंट, देखिए डेट लेने के बाद बीच में कभी भी सेटलमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है तो भी सेटलमेंट का ऑफर आता है तो सेटलमेंट हो जाएगा, तो केस वहीं पर समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 25 का केस है तो सेटलमेंट कभी भी हो सकता है। सेटलमेंट हो जाता है तो आपके केस को वहां से विड्रॉल कर लिया जाएगा, आपका केस समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, सेटलमेंट लेटर जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने फोन किया कि सर मुझे तो सेटलमेंट कर लिए। मैंने कहा सेटलमेंट कर लिए, कैसे पता चला आपको सेटलमेंट? उन्होंने क्या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था, सेटलमेंट का लेटर आया था। मैंने कहा सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है कि नहीं, कैसे आपने वेरीफाई किया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी सेटलमेंट लेटर है, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से, आपका एडवोकेट जब कह दे हाँ ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है, तब तो आप उसको पेमेंट करिए। अगर आपके एडवोकेट कहते हैं नहीं ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन नहीं है, तो जेन्युइन नहीं है तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेटलमेंट के लिए नोटिस जो आती है, सेटलमेंट का जो लेटर आता है, उसको वेरीफाई जरूर कर लीजिए। ये होती है प्रक्रिया सेटलमेंट के लिए। और सेटलमेंट कभी भी हो सकता है, एक दिन में तो होता नहीं कि आज आपने कहा और कल सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अकाउंट को NPA में जाएगा। बहुत सारे लोग का फोन आता है सर हमारे अकाउंट NPA में नहीं गया है, उसके बाद भी ऑफर आ रहा है सेटलमेंट के लिए, क्या मैं कर लूँ? अरे भाई वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिना NPA में गए सेटलमेंट तो हो ही नहीं सकता है। बिना NPA में गए सेटलमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ऐसे भ्रम में मत पड़िए कि आपका कहीं बड़ा नुकसान हो जाए। आप सेटलमेंट के अमाउंट को बैंक के अपने लोन अकाउंट में तो डाल देंगे, आप तो सोचेंगे मैंने तो लोन अकाउंट में डाला, लेकिन वो लोन अकाउंट में जो पैसा ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपसे ऑफर आने लगे सेटलमेंट के लेटर, सेटलमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, या फिर आपको EMI का जो प्रोसेस होता है, रिकवरी का प्रोसेस होता है, आपके साथ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बिना वेरीफाई किए सेटलमेंट लेटर आपको पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के भी मैटर में बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड का है तो इसमें तो मैंने चेक दिया नहीं तो चेक बाउंस का केस नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है और कहीं मैंने देखा है कि क्रेडिट कार्ड में 316 318 के केसेस कर दिए जाते हैं जो धोखाधड़ी के केसेस हैं। तो उसमें भी आप उसको अपने एडवोकेट के माध्यम से जो सेक्शन 25 का प्रक्रिया है, सम्मन, नोटिस, वारंट, जो प्रक्रिया वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। और उसके बाद भी RBI की गाइडलाइन है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो प्रोसेस है आप कंपनी को सेटलमेंट के लिए ऑफर कर सकते हैं, सेटलमेंट के लिए नोटिस दे सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं, किसी विषम परिस्थितियों के कारण कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे करके आगे का जो प्रोसेस होगा उसको करना है। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।